आज हम पढ़ेंगे ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी एक छोटा सा टॉपिक होगा कम्युनिटी मेडिसिन में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस करके। तो ओबेसिटी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, है ना। हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देखें तो ओबेसिटी में बी डिफाइंड एज एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एडिपोज टिश्यू। तो यहाँ पर ओबेसिटी को डिफाइन किया गया है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एडिपोज टिश्यू। जनरली हमें पता होगा कि एडिपोज टिश्यू जो है वो स्टोरेज का काम करता है, फैट स्टोर करता है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, उस वजह से ओबेसिटी होती है। और एबनॉर्मल ग्रोथ दो टाइप से डिवाइडेड है, जैसा कि आप सेकेंड पॉइंट में देख सकते हो कि एबनॉर्मल ग्रोथ कैन बी हाइपरट्रॉफिक और कैन बी हाइपरब्लास्टिक, ठीक है। कैन बी हाइपरट्रॉफिक और हाइपरब्लास्टिक। एंड हाइपरट्रॉफिक ओबेसिटी जो है उसमें फैट सेल की साइज़ बढ़ जाती है और हाइपरब्लास्टिक में फैट सेल का नंबर बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट ये देखेंगे कि ये ओबेसिटी जो है हो सकता है कि एडिपोज टिश्यू में दोनों ही टाइप ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ हो, हाइपरट्रॉफिक भी और हाइपरप्लास्टिक भी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ओबेसिटी इज़ नॉट ऑलवेज द रीज़न फॉर ओवरवेट। ओबेसिटी हमेशा रीज़न नहीं होता ओवरवेट का, ठीक है। जनरली हम ओबेसिटी और ओवरवेट में कंफ्यूज होते हैं। तो ओवरवेट का कारण एबनॉर्मल मसल डेवलपमेंट, फ्लूइड रिटेंशन, ये सारे रीजंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज देयर इज रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट विद इन द बॉडी। पता होगा ना कि फैट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है रीजनल के हिसाब से, मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रीजन के हिसाब से बॉडी में दो तरह से डिवाइडेड है। एक है एब्डोमिनल फैट डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है गायनॉइड फैट डिस्ट्रीब्यूशन। तो एब्डोमिनल फैट डिस्ट्रीब्यूशन को जनरली हम एंड्रॉयड ओबेसिटी दूसरा नाम है, और गायनॉइड फैट डिस्ट्रीब्यूशन को मेनली जो है वो एब्डोमिनल फैट डिस्ट्रीब्यूशन और एब्डोमिनल फैट डिस्ट्रीब्यूशन और गायनॉइड फैट डिस्ट्रीब्यूशन। एब्डोमिनल फैट डिस्ट्रीब्यूशन जनरली फैट का एक्यूमुलेशन अराउंड द एब्डोमेन एंड अपर बॉडी में होता है, और गायनॉइड फैट डिस्ट्रीब्यूशन में जनरली फैट का स्टोरेज हिप्स, थाइज और बटॉक्स में होता है। एब्डोमिनल फैट डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा जनरली मेल्स में। जनरली मेल्स में एब्डोमिनल फैट डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा और फीमेल्स में हमें गायनॉइड फैट डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज कि अब हम इसका एपिडेमियोलॉजी देखें तो एपिडेमियोलॉजी में प्रिवेलेंस और इंसिडेंस अगर देखें तो ओबेसिटी मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन है, ठीक है। पहला पॉइंट अगर देखें तो ओबेसिटी इज़ द मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन। यहाँ पे मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि माल न्यूट्रिशन कैसे हो सकता है, एक ओबीस पर्सन माल न्यूट्रिशन कैसे हो सकता है। तो जनरली हमें ये लगता है कि जो कम खाता होगा या जो डिफिशिएंट होगा, ठीक है, वो माल न्यूट्रिशन होगा। तो माल न्यूट्रिशन यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक्सेस ऑफ एनर्जी तो है बट डिफिशिएंट इन न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन में कमी है। वो खा तो सारा चीज़ रहा है लेकिन न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं वही नहीं खा रहा है, तो वो क्या ले रहा है, बीमारी का रूप ले रहा है, दैट इज ओबेसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है ओवरवेट एंड ओबेसिटी आर द फिफ्थ लीडिंग रिस्क ऑफ ग्लोबल डेथ्स, ठीक है। फिफ्थ लीडिंग, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये फिफ्थ लीडिंग रिस्क है ग्लोबल डेथ में, ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रिवलेंस अगर देखें तो दोनों ही डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, ठीक है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं, वहाँ दोनों जगह ही प्रिवलेंट है, और ये जनरली अफेक्ट करता है चिल्ड्रंस को भी और एडल्ट्स को भी, ठीक है, अफेक्टिंग चिल्ड्रंस एज वेल एज एडल्ट्स, ठीक है। एंड 2016 में के रिपोर्ट के हिसाब से देखा गया कि 1.9 बिलियन एडल्ट्स में से 18 ईयर्स और उनसे भी ओल्डर जो हैं वो ओवरवेट पाए गए, और इनमें से ही 650 मिलियन मैन और वुमेन वेयर ओबीज, ठीक है। नेक्स्ट इज 2019 में मोर देन 38.2 मिलियन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज वेयर ओवरवेट और ओबीज, ठीक है। 2019 में 38.2 मिलियन से भी ज़्यादा बच्चे क्या थे, और अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज वो क्या थे, ओवरवेट और ओबीज थे, ठीक है। नेक्स्ट इज कि 3.4 मिलियन एडल्ट डाई ईच ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग ओवरवेट और ओबीज। लगभग 3.4 मिलियन एडल्ट क्या हो रहे हैं, मरते जा रहे हैं हर साल, किस वजह से, ओवरवेट और ओबीज की वजह से, ठीक है। इसके अलावा देखें तो 44% क्या है, 44% डायबिटीज़ बर्डन है, 23% इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ और 7 to 41% सर्टेन कैंसर हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, बर्डन,
बर्डन आर एट्रीब्यूटेबल टू ओवरवेट एंड ओबेसिटी। ये डायबिटिक पेशेंट जो हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, ये ओवरऑल क्या कर रहा है, एट्रीब्यूट कर रहा है ओवरवेट और ओबेसिटी में। ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया में नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे किया गया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-2021, जिसमें कैलकुलेट किया गया BMI ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन जिनका एज था 15 to 49 ईयर्स। ठीक है। और इस सर्वे में क्या पाया गया कि पहला पॉइंट है 19% क्या थे, मतलब वुमेन की बात किया जाए तो 19% थिन थे, इनमें से ही 24% ओवरवेट और ओबीज थे और 57% नॉर्मल रेंज के थे। ठीक है। उसी हिसाब से मैन में क्या पाया गया, 16% थिन थे, 23% ओवरवेट और ओबीज थे और 61% नॉर्मल वेट के, नॉर्मल रेंज में थे। ठीक है। ये इंडिया का सर्वे है। ठीक है। नेक्स्ट इज एज। एज जो है, ओबेसिटी अकर्स एट एनी एज एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेज विथ एज। ठीक है। ओबेसिटी किसी भी एज में हो सकता है और ये ग्रेजुअली क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है एज के साथ साथ। ओबीज चिल्ड्रन में जनरली हाइपरब्लास्टिक टाइप ऑफ ओबेसिटी होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हाइपरब्लास्टिक ओबेसिटी किस में होता है, हाइपरब्लास्टिक टाइप ऑफ ओबेसिटी में क्या होता है, फैट सेल का नंबर बढ़ता है। अब सेक्स की बात करें, यानी कि जेंडर्स में, तो वुमेंस जनरली हैव हायर रेट ऑफ ओबेसिटी। वुमेंस में जनरली ओबीज होने के चांसेस ज़्यादा पाए गए। ठीक है। नेक्स्ट इज़ इन दी फ्रेमिंगम USA स्टडी में देखा गया कि मैन वेयर फाउंड टू गेन वेट बिटवीन 29 एंड 35 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है। मैन में पाया गया कि उनका वेट जो है गेन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा 39 और 35 ईयर्स ऑफ एज में हो रहे हैं, और वुमेंस में यही एज जो है वो 45 to 49 ईयर्स ऑफ एज में देखने को मिला, यानी कि मेनोपॉज एज में। ठीक है। दिस वाज द एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। और जेनेटिक फैक्टर्स में देखो तो जेनेटिक फैक्टर्स लगभग 40 to 70% इंडिविजुअल्स वो क्या है, प्री डिस्पोज हैं ओबीज होने के लिए। ठीक है। तो मोर देन 50% मतलब लोग ऐसे हैं, इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो ओबीज हो सकते हैं, वो प्री डिस्पोज हैं। ठीक है। और ट्विंस में स्टडी किया गया तो क्लोज रिलेशन से क्या पता चला कि बिटवीन द वेट्स ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस इवन व्हेन दे आर रियर्ड इन डिसिमिलर एनवायरनमेंट, मतलब कि वो दोनों ही अलग अलग एनवायरनमेंट में उनको पाला पोसा गया और बाद में पता चला कि ये दोनों ही क्लोज रिलेशन शो कर रहे थे इन रिलेशन टू देयर वेट्स। ठीक है। एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में ही नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल इनएक्टिविटी। फिजिकल इनएक्टिविटी में देर इज़ कन्वीनियंसिंग एविडेंस दैट अ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज़ प्रोटेक्टिव अगेंस्ट अनहेल्दी वेट गेन। ठीक है। अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आप अनहेल्दी वेट गेन से बच सकते हैं। एंड देयर कुड बी इंक्रीज रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। ठीक है। आप बहुत हाई चांसेस होता है डायबिटीज़ और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होने का अगर आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो अफेक्टेड है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी बहुत बड़ा फैक्टर है, स्पेशली आजकल के लाइफस्टाइल में, कि लोग जो हैं वो इनएक्टिव रिक्रिएशन, जैसे कि वॉचिंग टेलीविज़न। ठीक है। लंबे टाइम तक आप फ़ोन चला रहे हो, मूवी देख रहे हो, या फिर टेलीविज़न पे काफ़ी देर तक बैठे हो, या ऑफिस में आजकल लोग अपना सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता जा रहा है, जिस वजह से ये फिज़िकल इनएक्टिविटी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है इन ओबेसिटी। नेक्स्ट इज़ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में ओबेसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट होती है लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स में। इसका मेन रीज़न हो सकता है देयर कैन बी लैक ऑफ एजुकेशन एंड कैन बी लैक ऑफ न्यूट्रिएंट रिच इन देयर फूड क्वालिटी। ठीक है। उनकी फूड की क्वालिटी में न्यूट्रिशन कम है और एजुकेशन भी वहाँ पे कम अवेलेबल है। ये दोनों ही रीज़न हो सकता है कि ये सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट कहाँ है, लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स। ठीक है। नेक्स्ट इज़ ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स में देखें तो यहाँ पे ईटिंग हैबिट्स का मतलब है कि अगर हम बिटवीन दी मील्स खा रहे हैं, या फिर हम स्वीट ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, या फिर रिफाइंड फूड्स खा रहे हैं, या फैट्स खा रहे हैं,
तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अर्ली लाइफ में ही ओबीज़ होने का। And it has been calculated that a child whose energy requirement is 200 kilocalorie per day and who consumes 100 kilocalorie per day extra will gain about 5 kg a year। मतलब एक ऐसा बच्चा जिसकी रिक्वायरमेंट एक दिन की सिर्फ 200 किलो कैलोरी है, अगर वो 100 किलो कैलोरी भी एक्स्ट्रा खाता है तो वो एक साल में 5 kg वजन बढ़ जाएगी उसकी। दैट इज़ दी डाटा। एंड गुड स्टफ़ जो हम फीड कर सकते हैं, जैसा कि पिक्चर में हम देख सकते हैं, दैट कैन बी होल ग्रेन्स, प्रोबायोटिक्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ड्रिंकिंग मोर एंड मोर वाटर एंड बीन्स। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत बड़ा एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट में बहुत बड़ा फैक्टर है, और जनरली it is unnoticed, and I think this plays a very important role in such type of disease। तो emotional disturbance are deeply involved in the etiology of obesity। जैसे ओवर ईटिंग में भी सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस इन चाइल्ड एंड इन एडल्ट। जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं कि देयर कैन बी डिस्क्रिमिनेशन, सोशल स्टिग्मा, लो सेल्फ स्टीम, पुअर लाइफ क्वालिटी, पुअर बॉडी इमेज, सेक्शुअल अब्यूज़, फिज़िकल अब्यूज़, इमोशनल नेगलेक्ट। ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, ओबीज़ होने में। नेक्स्ट इज़ असेसमेंट ऑफ ओबेसिटी। यहाँ पे असेसमेंट ऑफ ओबेसिटी का मतलब है कि कोई पर्सन ओबीज़ है कि नहीं ये कैसे पता लगाया जाए। तो उसके लिए हम कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं और कैलकुलेशन हैं जिनके थ्रू हम पता करते हैं। उसके पहले हमें क्या करना होता है, जैसे कि लिखा है कि बिफोर वी कंसिडर असेसमेंट ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी का असेसमेंट करने से पहले इट विल बी यूज़फुल टू फर्स्ट लुक कंपोजिशन एज अंडर। पहले ये सारी कंपोजिशन हमें देखना चाहिए, जैसे कि एक्टिव मास हो गया, फैटी मास हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया, कनेक्टिव टिश्यू, इन सब को देखने के बाद हमें असेसमेंट करना चाहिए। और असेसमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड्स हैं कुछ इसके, जैसे कि बॉडी वेट। बॉडी वेट में आता है एक तो बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें कि वेट इन केजी अपॉन हाइट का स्क्वायर, और हाइट जो है वो मीटर में रखते हैं, इससे हम कैलकुलेट करते हैं। एक ब्रोका इंडेक्स होता है जिसमें हाइट को सेंटीमीटर में रखते हैं और -100। एक होता है लॉरेंस फार्मूला, और एक है कॉर्पुलेंस फार्मूला जिसमें कि एक्चुअल वेट अपॉन डिज़ायरेबल वेट। दीज आर सम स्टैंडर्ड्स। और इन्हीं स्टैंडर्ड्स में एक होता है मेजरमेंट में होता है स्किन फोल्ड थिकनेस, जिसको रैपिड और नॉन इन्वेसिव मेथड फॉर असेसिंग बॉडी फैट लिखा है। नॉन इन्वेसिव मतलब कि इसमें इंटरनली हम कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं इंसर्ट करते हैं, ऊपर से ही हम असेस करते हैं। और जनरली जैसे कि पिक्चर में देख सकते हो कि ये क्या है, हार्ड एंड स्किल कैलिपर्स, जैसे कि पिक्चर में दिया हुआ है, ये हार्ड एंड स्किन कैलिपर्स है, और इसी के थ्रू हम स्किन फोल्ड की थिकनेस मेजर करते हैं। और स्किन फोल्ड का मेजरमेंट जो है ड्रॉबैक ये है कि देयर इज़ पुअर रिपीटेबिलिटी। नेक्स्ट इज़ वेस्ट सर्कमफ्रेंस एंड वेस्ट हिप रेशियो। वेस्ट सर्कमफ्रेंस और वेस्ट हिप रेशियो जो है वो मेजर करते हैं मिड पॉइंट बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब केज और ईलियक क्रस्ट। ठीक है, जो रिब केज का जो लोअर बॉर्डर है और ईलियक क्रस्ट है, दोनों के बीच में हम मेजर करते हैं क्या, वेस्ट सर्कमफ्रेंस। और वेस्ट सर्कमफ्रेंस जो है वो वुमेंस में अगर 102 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, सॉरी मेन में अगर 102 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और वुमेन में 88 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो दैट इंडिकेट्स इंक्रीज रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, उसी तरह से वेस्ट हिप रेशियो मेन में अगर 0.9 से ज़्यादा है और वुमेन में 0.85 से ज़्यादा है, दैट इंडिकेट्स एब्डोमिनल फैट एक्यूमुलेशन। नेक्स्ट इज़ कि हज़ार्ड्स ऑफ ओबेसिटी। हज़ार्ड्स ऑफ ओबेसिटी में एक पॉइंट है इंक्रीज मॉर्बिडिटी। तो इंक्रीज मॉर्बिडिटी मतलब कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, गॉल ब्लैडर डिजीज़ हो गया, कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ हो गया, सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर्स हो गए, वेरिकोज वेन हो गया, एब्डोमिनल हर्निया हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो गया। दैट दिस ऑल फैक्टर्स लीड्स टू obesity leads to risk of all these factors। okay, next is increase mortality। increase mortality में देखें तो फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी किया गया यूनाइटेड स्टेट में, वहाँ पे देखा गया कि देयर वॉज ड्रामेटिक इंक्रीज इन सडन डेथ अमंग मैन मोर देन 20% ओवरवेट। मतलब कि 20% से भी ज़्यादा जो ओवरवेट थे 20% में जो ओवरवेट थे
उन्हीं में क्या देखा गया, इंक्रीज रिस्क ऑफ सडन डेथ, एंड देयर इज़ ऑल्सो एक्सेस नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम रेनल डिजीज़। रेनल डिजीज़ से भी बहुत सारे एक्सेस नंबर ऑफ डेथ्स देखने को मिले। और मॉर्टेलिटी का सबसे बड़ा कारण है हाइपरटेंशन और कॉरोनरी हार्ट डिजीज़। ओके, नेक्स्ट इज़ कि प्रिवेंशन। अब हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो दोज हु आर ऑलरेडी ओवरवेट, अगर आप ऑलरेडी ओवरवेट हो तो आप इनिशियल गोल आपको छोटे छोटे स्टेप्स रहने चाहिए। जैसे कि आप इनिशियली क्या करो, 5 to 10% रिकमेंड किया जाता है कि पहले आप इतना कम करो, देन आप उसको इंक्रीज़ करो। तो पहले इनिशियल गोल होता है कि आप 5 to 10% कम करो। और प्रिवेंशन के लिए चाइल्डहुड में जो अर्ली ओबेसिटी होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कंट्रोल करना, तो उसको प्रिवेंट करना चाहिए। और ये कैसे अचीव किया जा सकता है? डाइटरी चेंजेस के थ्रू। डाइटरी चेंजेस में जैसे हम एनर्जी डेंस फूड जैसे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को कम कर दें और फाइबर कंटेंट को हम बढ़ा दें डाइट में, देन दैट विल बी वेरी गुड चेंजेस इन डाइटरी इन आवर डाइट। एंड इंक्रीज़ फिज़िकल एक्टिविटी। अगर फिज़िकल एक्टिविटी हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, मतलब वॉक पे जाना, एक्सरसाइजेस करना, योगा करना, ये सारी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में ऐड कर लें। और या तो दोनों ही कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आई थिंक विल बी द बेस्ट टू प्रिवेंट ओबेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ की बेस्ट डॉक्टर्स आर वाटर, ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, डू मेडिटेशन एंड हैव ग्रेटिट्यूड। ठीक है, आपको जो भी चीज़ मिला आप उसके लिए क्या रहो, थैंकफुल रहो, स्ट्रेस कम लो, रेस्ट ज़्यादा करो, टेक अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ रेस्ट, एटलीस्ट 7 to 8 hours, eat healthy food, do stretching exercise and have good posture, have a morning sunshine, do fasting, have a self love and have a good company. Thank you.